नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आरटीओ इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम डेट आ गई है। समय बहुत कम होने के कारण जो है हम बहुत जल्दी सिलेबस को ख़त्म करेंगे दोस्तों। वीडियो पूरा अंत तक देखें और इसमें बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बनाया गया सारी चीज़ें। और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी देखें। हम पढ़ रहे थे एफिशिएंसी के बारे में। आज हम देख रहे हैं एफएचपी। एफएचपी होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो इंजन के घर्षण के द्वारा नष्ट होती है। और एफएचपी होती है आईएचपी माइनस बीएचपी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है बच्चों, जो है हमारे पास ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। और जहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रेक पावर अपॉन ब्रेक पावर प्लस एफएचपी। उसके बाद हम बात करें तो एफएचपी जो होता है हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करती है? इंजन का साइज, इंजन पे लोड कैसा है, कूलिंग मेथड और लुब्रिकेशन सिस्टम कैसा है, उसका जो है स्पीड कैसी है। और फुल लोड की कंडीशन में जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है 75 से 70% तक होती है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है पी मीन ब्रेक इफेक्टिव प्रेशर अपॉन पी मीन प्रेशर, जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है इंडिकेटेड पावर का, और मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ब्रेक पावर का, उसको भी कहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं नेट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अपॉन नेट इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इसके बाद हम बात करें तो थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर अपॉन या इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट सप्लाई का जो रेशो होता है। नेट इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होती है आईपी अपॉन एम एफ इंटू सी वी। सी वी होता है क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, एम एफ होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, जो केजी पर सेकंड में होती है। और क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है किलो जूल प्रति केजी में। और जो हमारे पास क्यू एफ जो है वो हो जाएगा हमारे पास मास फ्लो रेट इंटू सी वी, यानी कि आई पी अपॉन क्यू एफ। उसके उसी प्रकार से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी बीपी अपॉन एम एफ इंटू सी पी। और ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं किसे? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को ओवरऑल एफिशिएंसी कहा जाता है, यानी कि नेट इंडिकेटेड पावर इनटू नेट मैकेनिकल पावर। उसके बाद जो है हम बात करें पेट्रोल इंजन जो है उसकी नेट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है 25 से 30% होती है। और डीजल इंजन जो होते हैं इनकी 30 से 40% तक होती है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम से ये पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन जो है उनकी फ्यूल कंजप्शन कितनी होती है। और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, 2013 के अंदर जो है एग्जाम हुआ था, केजी प्रति किलोवाट हावर में होती है। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन पावर कितना डेवलप हुआ। ये दो प्रकार की होती है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल एफिशिएंसी मास फ्लो रेट अपॉन आईपी और मास फ्लो रेट अपॉन बीपी। इसकी यूनिट होती है केजी प्रति किलोवाट हावर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक इंजन की अलग अलग होती है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है इंजन, इससे हमें बेनिफिट मिलता है, इंजन के साइज जो होता है उसको डिज़ाइन को बनाना आसान होता है। और दो एक चीज़ ध्यान रखना, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में सभी क्रियाएं जो है रिवर्सिबल होती हैं। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट अपॉन हीट सप्लाई। और ऑटो इंजन जो है उसकी एयर एफिशिएंसी होती है 1 - 1 अपॉन आर सी गामा -1। यहाँ पे जो गामा है वो है स्पेसिफिक जो है कट ऑफ रेशियो नहीं है, ये है अपने पास जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ पर आरसी जो है कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के लिए 6 से 12 तक होता है और डीजल के लिए जो है 16 से 22 तक होता है। और जो डीजल इंजन है उसकी जो है अपने पास एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ये निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन गामा आर गामा -1 और गामा आर सी गामा जो है -1। और ये होती है इसकी, या इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं गामा जो है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा अनुपात स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। ये बात ध्यान रखनी। रो है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता है डीजल इंजन के लिए V3 अपॉन V2, ये बात ध्यान रखनी। जो हम पीवी डायग्राम बनाते हैं डीजल इंजन का, इस प्रकार से पीवी डायग्राम तो है डीजल इंजन का, वो इस प्रकार से बनता है। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इसलिए जो है V3 अपॉन V2 जो है ये हो जाएगा हमारे लिए कट ऑफ रेशियो, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद देखिए जो नेट एयर एफिशिएंसी होती है इंडिकेटेड पावर से अधिक होती है और ब्रेक थर्मल पावर से भी अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, उससे कम इंडिकेटेड पावर, उससे कम ब्रेक पावर। इसके बाद जो है डीजल इंजन हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी देन ऑटो साइकिल बिकॉज हायर कंप्रेशन प्रेशर होता है, तो इसलिए हायर थर्मल एफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की। इसके बाद
कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरिजन ऑफ साइकिल से। अगर समान अधिकतम ताप पूछा जाए, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो, चाहे हीट रिजेक्ट हो रही है चाहे उसको हम सप्लाई दे रहे हैं, तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ड्यूल की, उसके बाद ऑटो की। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए समान अधिकतम कंप्रेशन प्रेशर, समान अधिकतम प्रेशर की बात हो, तब भी डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है ड्यूल और ऑटो से ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए समान संपीड़न अनुपात, तब आपको ऑटो करना है, ऑटो ड्यूल डीजल। और जब समान संपीड़न अनुपात पे हीट रिजेक्ट हो जाए, अपने एडिशन हो, तो भी ऑटो ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। और जब अधिकतम प्रेशर की बात हो, अधिकतम तापमान की, तब डीजल की एफिशिएंसी ड्यूल और ऑटो से अधिक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी होती है टोटल नेट थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये भी दो प्रकार की होती है, नेट इंटीग्रेटेड थर्मल एफिशिएंसी, नेट थर्मल एफिशिएंसी, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, नेट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है, नेट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अपॉन नेट जो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है, जिससे नेट ब्रेक थर्मल रिलेटिव एफिशिएंसी, इसकी वैल्यू जो है 0.6 से 0.8 तक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें बीएचपी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेक हॉर्स पावर जो होती है, हमारे क्रैंकशाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति जो होती है बीएचपी होती है। बीएचपी को ज्ञात करने के लिए हम डायनमोमीटर का यूज़ करते हैं, टॉर्क मीटर से हम जो है उसका आरपीएम ज्ञात करते हैं, ये बात ध्यान रखनी। ब्रेक पावर जो है इसका फॉर्मूला आता है 2π/60, ये आएगा वॉट के अंदर, आपके वॉट के अंदर आएगी इसकी वैल्यू। और एन है यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन, और टी है टॉर्क। टॉर्क जो होता है W/L, डब्ल्यू है यहाँ पे ब्रेक लोड, और लेंथ जो है ऑफ आर्म, इंजन के आरपीएम। और इसके बाद ध्यान रखना, जो हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है उसको बीपी को 2π/60,000 से करेंगे तो ये किलोवाट में आएगी। और एमकेएस में निकालना है आपको, तो बीएचपी जो है 2π/4500 करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले से भी आपके पास किलोवाट में आएगी। पीबीएम मीन ब्रेक इफेक्टिव प्रेशर, एल स्ट्रोक की लंबाई, ए है अपने पास नेट एरिया, और एन है नंबर ऑफ आरपीएम। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो, डायनमोमीटर जो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन टाइप होता है, एक ट्रांसमिशन टाइप डायनमोमीटर होता है। जो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर होता है, इसके अंदर हमेशा जो है फ्रिक्शन लॉस के कारण जो है ऊर्जा का लॉस होता है, उत्पादित शक्ति जो है एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है नष्ट हो जाती है, यानी कि हीट लॉस के रूप में। और जो एब्जॉर्प्शन टाइप जो हमारे पास जो डायनमोमीटर है, ये प्रोनी ब्रेक टाइप, रो ब्रेक, हाइड्रोलिक और एडी करंट। सबसे ज़्यादा हम हाइड्रोलिक का यूज़ करते हैं, प्रोनी ब्रेक और जो है ये लो स्पीड इंजनों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन डायनमोमीटर वो है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का शक्ति का लॉस नहीं होता, यानी कि इसके अंदर फ्रिक्शन लॉस नहीं होते, ना ही किसी प्रकार की पावर लॉस होती है। जितनी शक्ति इंजन की क्रैंकशाफ्ट से हम लेते हैं उसको वापस लौटा देते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रांसमिशन टाइप डायनमोमीटर। क्लियर यहाँ पे? चलिए अब आज चलते हैं आगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये है हमारे पास जो है प्रोनी ब्रेक टाइप जो है रोप ब्रेक टाइप डायनमोमीटर है, उसका डायग्राम है हमारे पास, ये बात ध्यान रखनी है। रोप ब्रेक टाइप जो हमारे पास डायनमोमीटर होता है वो इस टाइप से होता है। और रोप ब्रेक टाइप जो डायनमोमीटर होता है, इसकी ब्रेक पावर निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों W-S इंटू π/N/d, ये ध्यान रखना है। W-S π/N/d, और यहाँ पे W जो है वो है अपने पास भार किलो न्यूटन में, और जो है S जो है हमारे पास वो है अपने पास जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग जो है इसकी जो है पाठ्यांक, स्प्रिंग स्केल की पाठ्यांक होती है। और D है ड्रम का व्यास, D जो है यहाँ पे वो है अपने पास ड्रम व्यास, ये ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ पे N है अपने पास आरपीएम, N जो है आरपीएम है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ पे समझ में आएगा सभी को? इस टाइप से जो है ये बना होता है, ये लोड लगा हुआ है, इससे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। और जो रज्जु ब्रेक मापी होते हैं, ये ज़्यादातर लो स्पीड इंजनों में हम जो है यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लो स्पीड इंजनों में बीएचपी ज्ञात करने के लिए, ब्रेक एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास जो है प्रोनी ब्रेक टाइप। प्रोनी ब्रेक टाइप जो है डायनमोमीटर, ये ध्यान रखना इस टाइप से होता है। इसका एक लीवर लोड आर्म इस टाइप से होती है, ये बैलेंस आर्म होती है, यहाँ पे भी बैलेंस वेट लगाए जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस वेट लगते हैं। इस आर्म को
जो है बैलेंस करने के लिए। और ये आर्म जो है हमेशा किस में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव करती है तो इसमें इस साइड में जो हम वेट की जो है कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर दो फ्रिक्शन लगते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ये लकड़ी के गुटके हैं जिसको नट बोल्टों से टाइट करने पर जो है फ्लाई व्हील पर एक फ्रिक्शन पावर लगती है। इसीलिए हम कहते हैं ये जो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर है इनमें फ्रिक्शन के कारण जो है हीट लॉस होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। और इसमें भी जो ब्रेक पावर निकालने का फॉर्मूला है वो सेम है, 2πLNW, ये ध्यान रखना है। W जो है बाहर है इसमें, और इसमें क्षैतिज दिशा में रखने के लिए हम यहाँ पे वेट लटकाए रखते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें हाइड्रोलिक टाइप जो है डायनमोमीटर। हाइड्रोलिक टाइप डायनमोमीटर जो है, एक तो ध्यान रखना ये टॉर्क जो है रिडक्शन, टॉर्क रिएक्शन के सिद्धांत पर जो है काम करता है, ये प्रिंसिपल पर। और इसके अंदर जो है ये एक घूर्णन व्हील होता है और इसमें ट्रूनियन बेरिंग लगी होती है। ट्रूनियन बेरिंग से इसका जो है संबंध होता है एक डीसी टाइप जो है छोटा डायनमोमीटर होता है, जिससे हम जो है इसके आरपीएम को मेज़र करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ट्रूनिंग जो बेरिंग घूमने वाले होते हैं, इसी से हम शक्ति माप पित्तर जो है सभी इसी से ही हम मापते हैं। यहाँ बेरिंग होते हैं, इनके अंदर ये फ्लाई व्हील जो है घूमता रहता है। ये शक्ति मापित्र का आधार होता है, यानी कि बेस यूनिट इसकी ये होती है, ये बात ध्यान रखनी। इसके द्वारा भी जो शक्ति मापी जाती है वो भी 2πNWL फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पर, चलिए आगे। इसके बाद हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं हीट बैलेंस शीट की। हीट बैलेंस जो शीट यूज़ करते हैं हम इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, तो हीट बैलेंस शीट के लिए तैयार करने के लिए हमें क्या करते हैं, पर इंजन के अंदर जाने वाली एयर के लिए उसके एयर मीटर लगाया जाता है। और इंजेक्शन के लिए जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अंतक्षेपक के पास भी एक मीटर लगाते हैं। और सेट उपकरणों का यूज़ करते हैं हम एग्जॉस्ट गैस जो बाहर निकलती हैं उनको मेज़र करने के लिए एग्जॉस्ट जो है और सेट उपकरण का यूज़ किया जाता है, यह ध्यान रखना है। और शीतलन जल जो होता है उसको मापने के लिए भी हम जो है एक जल मापी का यूज़ करते हैं। इंजन के साथ ये सारी एसेसरीज जो है जोड़ी जाती है जब उसकी परफॉर्मेंस शीट को तैयार किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और परफॉर्मेंस शीट तैयार करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। अब परफॉर्मेंस शीट तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंजन ने ईंधन से हो जो है फ्यूल से कितनी एनर्जी प्राप्त की उसका लेखा जोखा रखा जाता है, उसको निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और फ्यूल जो एनर्जी है, फ्यूल से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम एमएफ मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, और उसका जो है क्लोरोफिक वैल्यू कितनी थी किलो जूल प्रति सेकंड में हम जो है निकालते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ ही इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है दूसरे नंबर पे ब्रेक शक्ति मापी, ये पहिया है, इसके साथ जो ब्रेक शक्ति है उससे हम ब्रेक पावर निकाल लेते हैं, उसका भी लिखते हैं हम ऊर्जा जो हीट बैलेंस शीट है। इसके अलावा शीतलन जल, ये जो शीतलन जल है तो इसके वाटर जैकेट से भी कुछ एनर्जी को अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद रेचक गैसें, एग्जॉस्ट गैस में कितनी एनर्जी फ्लो हुई, इन सबको हम देखते हैं। और एग्जॉस्ट गैसें जो होती हैं इनको हम रेचक जो एग्जॉस्ट गैस क्लोरीमीटर है उससे भी इसकी ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी। हीट बैलेंस शीट जो है इस प्रकार से ये हमारे पास जो है एग्जॉस्ट टाइप जो है गैस कैलोरीमीटर है, जिसे हीट एक्सचेंजर की तरह इसको यूज़ करके हम जो है उसकी हीट एनर्जी को वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये होता है हमारा पास हीट बैलेंस शीट। इसमें जो है फ्यूल जलाने पे कितनी एनर्जी प्राप्त हुई उसका परसेंटेज, फिर उसमें से फ्यूल जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसमें से कितना ब्रेक शक्ति के लिए गया, कितना शीतलन के लिए यूज़ हुआ, कितना रेचन गैसों के अन्य से, इन सब से जो है हीट बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये थे आज के जो है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो टॉपिक था इंजन परफॉर्मेंस। और जल्द ही मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। धन्यवाद।